हेलो दोस्तों, स्वागत है आईसीजी स्टार एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं विभाज्यता का नियम, उसमें अगला पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत चार संक्रियाएं। क्या होती हैं चार संक्रियाएं? हम पूर्ण संख्याएं पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जिनके साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, वही पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। आधारभूत संख्याएं, संख्याओं पर चार आधारभूत संख्याएं लागू होती हैं। ये संख्याएं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो नियम है वो क्या कहता है कि पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संख्याओं का पालन करती हैं। जोड़ तथा गुणन की संख्याओं का पालन करती हैं, परंतु घटाव और भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। ये संख्याएं निम्नलिखित चार नियमों को पूर्णतः पालन करती हैं। कौन सी संख्याएं? तो जोड़ और गुणन के केवल यही दो चार नियम को फॉलो करेंगी। कौन कौन से नियम है तो देखते हैं। पहला है संवरक नियम। यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब इनका योगफल और गुणनफल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसे देखेंगे a प्लस b एक पूर्ण वर्ग संख्या है, a इंटू b भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या मिलेगी। तो योग का संवरक नियम है ये, और ये गुणा का संवरक नियम है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि 3 और 5 को जोड़ेंगे आपस में, तो 3 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है। जब इनको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। इसी तरह से गुणा वाला देख लेंगे, तो गुणा वाला देखेंगे यदि 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा। तो 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है और 15 भी एक पूर्ण संख्या है। अगला नियम देखते हैं क्रम विनिमय नियम। इस नियम के अनुसार यदि a और b, यहां b रहेगा, a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो क्या कहेगा योग का क्रम विनिमय नियम कि यदि a प्लस b बराबर b प्लस a, यानी कि यहां क्रम बदल दें, a को b की जगह पर रख दें और b को a की जगह पर रख दें, तो भी इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 प्लस 5 ये आपस में बराबर होगा 5 प्लस 2 के। इसी तरह से गुणा वाला भी है। गुणा का क्रम विनिमय नियम कहेगा कि यदि 9 गुणते 2 रखें या 2 गुणते 9, तो ये भी आपस में समान होगा। ये नियम कहता है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है साचार्य नियम। साचार्य नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि a, b और c पूर्ण संख्याएं हैं, तब योग का साचार्य नियम और गुणा का साचार्य नियम, दोनों नियम देखेंगे। तो योग का साचार्य नियम कहेगा कि यदि a एक पूर्ण संख्या है और b भी एक पूर्ण संख्या है और c भी एक पूर्ण संख्या है, तो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c या a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c को जोड़ेंगे तो ये एक समान होगा। देखते हैं, यदि a बराबर 2 ले लें, a बराबर 2 और b बराबर 3 ले लेते हैं और c बराबर 4, तो रख के देखते हैं, a का मान हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में प्लस bc यानी कि 3 प्लस 4, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, a का मान है 2 प्लस b का मान है 3 और प्लस c का मान है 4। देख लेंगे, तो पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7 और 7 के बाहर 2 को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 9, इधर भी 9 होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और इधर से ये 4, तो 5 4 9, यानी कि ये भी 9 है और ये भी 9, यानी कि ये नियम ये है साचार्य का नियम। अगला नियम देखते हैं बटन वितरण नियम। बटन वितरण नियम क्या है? यदि a, b और c पूर्ण संख्याएं हैं, तब a गुणते ब्रैकेट में b प्लस c
बराबर होगा a गुणते b प्लस a गुणते c के। ये गुणा का योग पर आधारित बटन नियम हो जाएगा। और अगला है a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी बराबर a इंटू सी प्लस b इंटू सी, योग का गुणा पर आधारित बटन नियम हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए भी यदि a बराबर 2 ले लेते हैं, b बराबर 3 ले लेते हैं और c बराबर 4 ले लेते हैं, तो रख के देखते हैं गुणा के लिए, पहले वाले के लिए तो a की जगह पे रखेंगे a की जगह पे रखेंगे 2 गुणते ब्रैकेट में b प्लस सी यानी कि 3 प्लस 4 बराबर होना चाहिए a इंटू बी यानी कि 2 गुणते 3 प्लस a इंटू सी यानी कि 2 गुणते 4। देख लेते हैं। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा पहले तो 4 और 3 7 और गुणा हो जाएगा बाहर 2 का, तो 7 दूना के 14, ये बराबर होना चाहिए। इधर देखते हैं आपस में ये गुणा हो जाएगा, 3 दूना के 6 प्लस 4 दूना के 8, तो इधर से भी 8 और 6 14। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको कि a b और c दिया है, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, योग का गुणा आधारित बटन नियम। तो a बराबर रख लेते हैं कोई संख्या, a बराबर 2 ले लेते हैं, b बराबर 3 ले लेते हैं और c बराबर 4 ले लेते हैं। देखते हैं तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी 2 प्लस 3 ब्रैकेट में बाहर c है तो c को ले लेते हैं, c बराबर 4, ये बराबर होगा a इंटू सी के यानी कि 2 गुणते 4 और प्लस होगा b इंटू सी यानी कि 3 गुणते 4 के। देख लेते हैं तो ये होगा 3 और 2 5 और ये होगा 4, तो गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, ये बराबर होना चाहिए। तो 4 दूना के 8 और इधर से आ जाएगा 4 तिहाई 12, तो 12 8 20 और इधर भी 20 हो गया, यानी कि ये योग का गुणा आधारित बटन नियम सही हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। 4 नियम थे, चारों नियम हो गए। अब शून्य के गुण सीखेंगे कि शून्य के क्या गुण हैं। तो किसी संख्या को यदि शून्य से गुणा कर दिया जाए तो उसका उस पूरे संख्या का मान शून्य हो जाता है। दिया है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि कोई भी संख्या हो, यदि एक ये संख्या है, इस संख्या में यदि हम 0 से गुणा करें तो हमारा पूरा जो मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, यही बता रहा है। फिर किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग दें, किसी संख्या से शून्य को भाग दें तो शून्य है, किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये भी पूरा शून्य ही हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो शून्य हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन यानी कि अपरिभाषित है। यानी कि हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं, ये अर्थहीन है, अर्थहीन। तो ये हो गया। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या, चाहे कोई भी संख्या हो, यदि उसके घात शून्य के रूप में हो तो इसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे ये देख लेते हैं और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 35 है, इसके घात में भी अगर शून्य है तो ये इसका भी मान 1 होगा। आगे देखते हैं 1 के गुण। 1 ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर किसी भी संख्या के साथ वो खुद संख्या आता है, उस संख्या का मान ही आता है। 1 ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब कि अगर कोई संख्या है, इस संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो खुद वह संख्या मिलेगी, कोई भी संख्या हो। जैसे 18 है,
इसको भी अगर 1 से गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा। 1 से कुछ और देख लेते हैं, जैसे अगर -1 है और इसके यहाँ घात सम है, सम घात है, तो इस कंडीशन में 1 का मान प्लस आएगा, 1 का मान प्लस आएगा, +1। यदि 1 के घात विषम है, 1 के घात क्या है, विषम है, विषम घात है, तो इस कंडीशन में -1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, यदि -1 के घात 4 है, तो 4 एक सम संख्या है, तो यहां से -1 4 बार गुणा करेंगे तो इसका +1 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि -1 के घात 5, तो ये विषम घात है, 5 जो है विषम है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1। आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। यदि बहुत सारी संख्याएं हमें गुणन के रूप में दी गई हो, उनका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं? तो उन दी गई संख्याओं के इकाई अंकों का गुणनफल ही इकाई अंक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ये हमें संख्या दी गई है 355 278 गुणित 322। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा इसको गुणा करने के बाद। तो हम इनके इकाई के अंकों का ही गुणा कर लेंगे, जिसमें इकाई अंक ये है और इसमें इकाई अंक ये है, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये 8 5 40 हो जाएगा। फिर ये 0 इसमें इकाई का अंक बन गया और यहाँ इकाई का अंक 2 बचा है, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 और 0 का जब गुणा करेंगे तो 2 0 0, यानी कि इस दिए गए एग्जाम्पल में 0 होगा इकाई के अंक पे। ये आंसर हो जाएगा। घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। जब हमें घात के रूप में दी गई संख्या हो और उसका इकाई अंक पूछे, तो हम केवल और केवल उसके इकाई अंक के ऊपर ही घात के मान को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल ये हमें दिया है 93 और इसके ऊपर घात दिया है 3, तो हम केवल और केवल इसके इकाई अंक के घात को ज्ञात कर लेंगे। तो 3, अब 3 के ऊपर 3 घात है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यही इकाई का अंक है तो ज्ञात कर लेते हैं। 3 तिली के 9 और इस 9 का फिर 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 27 में 7 है, यही इकाई का अंक हो जाएगा। अगला देखते हैं।